लोकसभा के अंदर की ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले स्पीकर का चुनाव हुआ। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला ध्वनिमत से स्पीकर चुन लिए गए। इसके बाद लोकसभा के अंदर जो तस्वीर दिखी वो सुकून देने वाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और ओम बिरला को स्पीकर के आसन तक लेकर गए। स्पीकर बनने पर दोनों नेताओं ने ओम बिरला को बारी बारी से बधाई भी दी। पीएम मोदी ने लोकसभा में पिछले कार्यकाल के लिए ओम बिरला की तारीफ की। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। मैं मानता हूं कि नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता में। लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने स्वीकार कर स्पीकर को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सदन में स्पीकर विपक्ष की आवाज को दबने नहीं देंगे। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. दूसरे विपक्षी दलों ने भी ओम बिरला को बधाई देते हुए ऐसी ही उम्मीद जताई। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। स्पीकर की बारी आते ही लोकसभा का माहौल बदल गया। ओम बिरला ने लोकसभा में मौजूद सभी संसद सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने 1975 में इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उसकी निंदा की। इस पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने हंगामा किया। बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। बिरला ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले किए। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। सदन की कार्यवाही तो सौहार्दपूर्ण तरीके से शुरू हुई थी, पर दिन खत्म होते होते सत्ता पक्ष और विपक्ष की तल्खी पूरी तरह सामने आ चुकी थी। सवाल यही है कि विपक्ष इस बार अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत समझ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ज्यादा नरमी के संकेत नहीं दे रहा। तो क्या आने वाले दिनों में संसद के अंदर दोनों पक्षों के बीच टकराव तय माना जाए? इस टकराव में राहुल गांधी की भूमिका भी सबकी नजर होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका वो कितने कामयाब तरीके से निभा पाएंगे? उनके होने से क्या दोनों पक्षों के बीच फासला कम होगा या दूरियां बढ़ेंगी? फासला कम होगा या दूरियां बढ़ेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और संसद क्या ठीक से चलेगी? कामकाज ठीक से चलेगा? बिल पास होंगे जो कि जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे? तो रिफ़र बैक करके हम हमेशा चलते हैं, इसलिए क्योंकि आवाज़ अड्डा एक सिलसिले में चल रहा है इस वक्त। तो आप कल हमने इसी पे चर्चा की थी कि अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने से क्या मकसद है और ये क्यों कराया जा रहा है। तो आज ध्वनिमत से अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और वो बना दिए गए। मैं मानो साहब का मैं परिचय करा देता हूँ। ज़्यादा भूमिका इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं एकदम क्या कहते हैं, ओरिजिनल वर्जिन ओपिनियन लेना चाहता हूँ, बिना अपनी बात में कोई कहे हुए। हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में बहुत लंबे समय तक काम कर चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो राहुल वर्मा जी हैं। आप सब लोगों का सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, मैं एक
एक सवाल खाली आपसे पूछूं, उसके बाद फिर आप बताइएगा, ये आज डिवीजन क्यों नहीं कराया? कल तो माहौल बनना था कि डिवीजन कराया जाएगा, आज तो फिर ऐसे ही हो गया सब काम। नीरज जी कल अपनी चर्चा हुई थी तो आपको याद होगा मैंने उस वक्त कहा था कि कुनबे को बचाए रखने के लिए वोटिंग नहीं हो तो बेहतर है, चुनाव नहीं हो, कल ये बात हो रही थी हमारी। तो वो चुनाव एक तरह से वॉइस वोट से चुनाव भी हो गया और वोटिंग भी नहीं हुई तो कुनबा भी बचा रह गया। लाज बची रहनी चाहिए ना, बंद मुट्ठी लाख की होती है। दोनों पक्षों ने ये सोचा कि बंद मुट्ठी लाख की रह गई और काम भी हो गया। आपकी बात तो थी कि डिसेंट का एक नोट जो था वो भी बता दिया और ये भी बता दिया कि अब हम कमजोर नहीं है। दूसरों ने भी बता दिया कि हमें कमजोर मत समझना। तो दोनों की बात भी पूरी हो गई, घर की जो मुट्ठी थी वो भी नहीं खुली, इज्जत भी बची रह गई। अब इसमें आप क्यों नाराज हो रहे हैं? तो मैंने तो एक मासूम से सवाल पूछा था कि जिस ताव के साथ आए थे कि डिवीजन कराऊंगा, तो मैंने सोचा आज देखने को मिलेगा वो लाल रंग के नंबर डिजिटल वाले चमकते हुए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर चलिए, अब हो गया तो हो गया। अब ये बताइए विजय जी, आज जो हुआ दिन के दौरान उसमें दोनों तरीके की चीज़ें आपने देख ली। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शुरुआत जिस तरह से हुई थी अंत वैसा नहीं हुआ। क्या ये मान लिया जाए कि संसद में शक्ति प्रदर्शन, रस्साकसी यही चलेगी? क्योंकि जिस तरह के माहौल में फिर समापन हुआ वो तो फिर वही देजा वू वाली कहानी हो गई, फिर से वही चलेगा। बहुत संभव है इसमें। ये आज तो ट्रेलर है, उसकी दो बड़ी वजह है नीरज जी। एक तो पिछले 10 साल से एक ही सरकार चल रही है, दूसरे हमारे पास जो लोकसभा अध्यक्ष साहब आए हैं ओम बिरला साहब, वो दूसरे कार्यकाल कर रहे हैं, और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पिछले 10 साल के बाद सबसे मजबूत विपक्ष आया। वैसे तो मजबूत विपक्ष बहुत लंबे समय बाद आया, लेकिन इस 10 साल को भी देख ले तो पिछले 10 साल में तो विपक्ष था ही नहीं। पिछले 5 साल में तो विपक्ष के नेता भी नहीं थे, 10 साल में तो एलओपी भी नहीं थे, हमारे पास डिप्टी स्पीकर भी नहीं थे। तो इस बार वो एक बराबरी की नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी 293 और 234 के मुकाबले में आए हैं, तो थोड़ी ज्यादा ताकत है, थोड़ा ज्यादा जोश है। कांग्रेस जो है 52 से 99 पर आ गई है, 98 हो गए अब तो। आज तो समाजवादी पार्टी भी 37 पर पहुंच गई, 6 से 5 से। तो लगातार उनका नंबर बढ़ा है, तो वो उनको समझ में आया है कि अब हमारी ताकत है, जिसका आज बानगी आपने देख ली कि जिस तरह से आज बात हुई। आपने शायद ही कभी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में इस तरह का रिएक्शन अपोजिशन की तरफ से देखा गया हो, जहां सीधा सीधा बधाई के साथ लोकसभा अध्यक्ष को चैलेंज किया गया। एक तरह से पूरे सिस्टम को चैलेंज किया गया है कि आप वो मत कीजिएगा जो आप पिछली बार कर रहे थे, आप सांसदों को बर्खास्त मत कीजिएगा, आप लोगों को मौका दीजिएगा, आप बिलों को पास कराते वक्त चर्चा कीजिएगा। तो वो तमाम तरीके का जो तेवर है वो विपक्ष का दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे किसी में आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो बानगी है और जो सरकार ने कंटिन्यूटी दी लोकसभा अध्यक्ष को, वो ये बताती है कि ऐसे ही चलेगा साहब, हमारे पास बहुमत है, हम ऐसे ही चलाएंगे, हम सहमति नहीं बनाएंगे, आपको आना है तो हमारे साथ आ जाइए, हमने आपको कह दिया आप आइए तो आ जाइए। इसलिए हम प्रोटेम स्पीकर भी कन्वेंशन से दूर अलग तरीके से बना सकते हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि डिप्टी स्पीकर को भी लेकर होगा, क्योंकि अभी डिप्टी स्पीकर की जब चर्चा होगी तो फिर से वही तनातनी होगी। कल राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा तो फिर वहां से एक नया सुर जो है शुरू होगा। लेकिन विपक्ष ताकतवर है, इसलिए सरकार को समझना पड़ेगा कि वो भी अपने मोड को थोड़ा सा फ्लेक्सी करे। एक अच्छा काम हुआ है कि नए संसदीय कार्य मंत्री आ गए हैं किरण रिजिजू साहब, तो वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं। वो कितनी मदद करते हैं, क्या कर पा रहे हैं, हालांकि अभी इस वाला जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें तो उनकी बहुत नहीं चली, लेकिन वो तो राजनाथ जी और बड़े लोग देख रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष ताकतवर है, और उसमें भी एलओपी राहुल गांधी बने हैं जो इस जनरेशन के एग्रेशन वाले लीडर हैं। उनको आपने पिछले 1 साल में देखा होगा, वो बहुत एग्रेशन के साथ चलते हैं, और मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो उनकी कुछ खास दोस्ती है एग्रेशन को लेकर। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये बिना एग्रेशन के चलेगा। और पिछली बार से आप कह रहे हैं कि वैसा का वैसा रहेगा, मुझे नहीं लगता वैसा का वैसा रहेगा, शायद उससे ज्यादा गर्मी आपको दिखाई दे। ये जो भैया आपने बात कही ना कि राहुल जी बन गए हैं एलओपी, विधान लोकसभा में विपक्ष के नेता, और नेता है प्रधानमंत्री जी। तो राहुल जी अपनी नई भूमिका में जो आ रहे हैं, शिवकांत जी आपके पास आ रहा हूं मैं, ये जो आज आपने दृश्य देखा पूरे दिन का, क्या आपको संकेत मिल रहे हैं? विजय जी कह रहे हैं और ज़्यादा गर्मा गर्म बहस होगी,
जैसे राहुल जी क्या होता, अपने भाषण दे के चले जाते थे, सुनते नहीं थे कि सत्तापक्ष क्या जवाब दे रहा है या जो उन्होंने प्रश्न उठाया इस पर क्या हुआ। क्या ऐसा ही चलेगा या अब चूंकि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है, वो लोकसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं और अब वो बहुत सारी चीज़ों में, कमेटीज़ में, अपॉइंटमेंट्स में, उन सब में उनको बैठना पड़ेगा, तो अब थोड़ा सा संजीदगी से चलेगा? देखिए, ये जो निजी वैर भाव जो पिछले 10 साल में पैदा हुआ है संसद में, मैं अमेरिका को भी देखता हूँ तो अमेरिका में भी लगभग ऐसा ही है। तड़ाक की भाषा खराब हो गई, लेकिन सदन के भीतर डेकोरम बना रहता है। ये ठीक है कि बाहर नेता एक दूसरे को कुछ का कुछ कहते हैं और ट्रंप के होते ये सब चला है, लेकिन सदन के भीतर जितना समय आपके लिए तय है उतने समय में आप बोलेंगे, आप बेकार का हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। ठीक है, आप रोक लेंगे, वहाँ तो फिलिबस्टर भी है, वहाँ तो ये आज़ादी है सेनेट में कि आप एक वक्ता खड़ा हो जाए और फिर वो कई दिन तक बोलता रह सकता है, केवल इसलिए कि जो बिल है उस बिल को निरस्त करना है, उसको पास नहीं होने देना है। तो या तो आप संसद में वैसा ही जो है वो प्रावधान बना लें कि एक बार कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए, आप स्पीकर उसको बैठा भी नहीं सकेगा, उसको कुछ कह भी नहीं सकेगा, उसकी आवाज़ को बंद करेगा, उसको समय की वार्निंग देगा तो कहेगा कि साहब हमारी आवाज़ बंद की जा रही है। अरे भाई, 5 मिनट भी अगर प्रति व्यक्ति को आप 545 मेंबर हैं, अगर एक विषय पर बोलने के लिए देते हैं तो आपको 48 घंटे चाहिए। 48 घंटे का मतलब 1 हफ्ता होता है, तो 1 हफ्ता जो है वो एक मुद्दे पर बोलने में निकल जाएगा इस तरह से। तो वो ठीक है कि आप स्पीकर से ये कहा गया कि निष्कासित न कीजिएगा आगे से, इस तरह का काम न हो, लेकिन अपने बारे में भी तो देखिए, आप क्या करते हैं, नारेबाजी करते हैं, शोर मचाते हैं, तो ये संसदीयता है क्या? तो इन सब चीज़ों पे सोचने के लिए तैयार नहीं है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर राहुल गांधी को अब 10 साल हो गए हैं जो है वो संसद में आए हुए बिना किसी पद के, तो अगर उनको वाकई अपने नेतृत्व की छाप छोड़नी है तो असली रणनीति तो ये होनी चाहिए कि वो मुद्दे उठाएं जो उनको उठाना है और एक शालीनता बना करके उनको उठाएं, मीटिंग्स में उठाएं, बहस के दौरान उठाएं। और वो जो था कि साहब कमज़ोर है, ये तो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकता, चोर है, फलाना ढिमका, इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेपों से वो अपने आप को दूर कर लें। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है और उसको संभालना उनके लिए ज़्यादा कठिन होगा, बजाय इसके कि वो अपने पुराने वाले एग्रेसिव मोड में आ जाएं और जो कुछ करते आ रहे हैं, छोड़ के भाग जाना और खड़ा हो जाना और चिल्लाना और लोगों को उकसाना, ये सब करेंगे तो उसका जवाब जो है नंबर उनके पास है, उसका जवाब सत्ता पक्ष भी देगा। तो इसमें उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जितना फ़ायदा वो उससे उठा सकते थे, उन्होंने 2 यात्राएं कर ली, उन्होंने अपने आप को एग्रेसिव एक दबंग नेता सिद्ध कर लिया। अब इसके बाद उनको सिद्ध ये करना है कि वो एक कुशल विपक्ष के नेता और भावी प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, और वो तभी होगा जब वो समझदारी से काम लें, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन अभी तक उसके लक्षण मुझे नजर नहीं आ रहे। अभी तक लक्षण नहीं जा रहे। विजय जी, एक छोटा सा कमेंट आपका राहुल पे, उसके बाद फिर मैं वर्मा जी के पास चलूँगा। लगता है आपको कि जैसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि सदन के अंदर अब एक ठीक ठाक चलेगा, राहुल जी तैयार है इस भूमिका के लिए? इसलिए राहुल जी पे ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सत्ता पक्ष का बिहेवियर हम लोगों ने 10 साल में देखा है। मुझे बहुत कम संभावना लगती है नीरज जी, माफ़ कीजिए, क्योंकि और अभी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शिवकांत जी ने बहुत अच्छे से बात की, शिवकांत जी को बात सुनते या सुने राहुल जी और सरकार तो शायद बेहतर हो सकेगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लग रही है क्योंकि अभी एक नया जोश आया है। पहली बार पिछले 10 साल के बाद विपक्ष को एक ताकत मिली है और वो ताकत उनको लगता है कि बिना एग्रेशन के दिखाए पूरी नहीं हो सकती। वो वॉकआउट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, वो सरकार को नहीं बोलने देने को लेकर भी हो सकता है। यदि उस ताकत को बिलों को पास करवाने में, बिल्स को स्टैंडिंग कमेटीज के पास भेजने में, सरकार पर अपनी बात के लिए दबाव बनाने में यदि इस्तेमाल किया जाए तो वो शायद बेहतर होगा। लेकिन वो दिखने में नहीं लगता ना सर। एंग्री यंग मैन तब होता है कि 2-4 ढिशुम ढिशुम ना हो जाए, तो ढिशुम ढिशुम के बिना एंग्री यंग मैन का हीरो नहीं बनता। और अभी अखिलेश जी भी वहां पर आ गए हैं, तो 2 यूपी के जो 2 लड़के हैं जिनके लिए आप बहुत वो किया करते थे
तंज किया करते थे कि यूपी के 2 लड़के क्या करेंगे, तो वो अब यूपी के 2 लड़के अपना दिखाएंगे कि देखिए नीरज जी हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये कम से कम ये सेशन, ये साल जो है ना, बहुत आसान नहीं होगा संसद का, और बहुत गर्मी रहेगी। ये क्लाइमेट चेंज का असर यहाँ गर्मी का दिल्ली में तो दिख रहा है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई देगा कि वहां पर गर्मी जो है वो बढ़ी रहेगी। और मुझे इसकी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि राहुल जी को लगता है कि एग्रेशन के साथ ही, एग्रेसिव लीडर ही एक बड़ी जगह बना सकता है, जो उन्होंने इस पूरे इलेक्शन के दौरान की, और सरकार भी उसी जवाब में देना चाहती है। आपने देखा पहले ही दिन जो संविधान की कॉपियां दिखाकर आपने इलेक्शन में तैयारी की और एक ताकतवर लड़ाई भी लड़ी, उसका पहला हिसाब ही इमरजेंसी को याद करके प्रस्ताव पारित करके कर दिया सरकार ने। समझे, तो बराबरी की लड़ाई है इसमें। बहुत सारे मोरल ग्राउंड्स, बहुत सारी पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिसेस है वो थोड़ा सा दूर जा रही है। अब थोड़ा सा हंगामा देखिए अभी। ओके, राहुल वर्मा सर, पार्लियामेंट के अंदर का तापमान कुछ कम होगा, क्योंकि राहुल जी भी एक जिम्मेदारी के पद पर हैं और उनको सामने बैठ के बहुत सारी चीज़ों पर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे 2 विद्वान कहने की संभावना कम है, तापमान बढ़ा रहेगा। धन्यवाद नीरज जी। मैं 2 विद्वानों के बाद क्या बोलूं, मैं उन दोनों से इस बारे में सहमत हूं। ना कि सिर्फ आप संसद के अंदर, बल्कि आप संसद के बाहर भी तापमान बढ़ा हुआ देखेंगे। एक तरह से जो 2024 की चुनावी लड़ाई थी, अगर कैंपेन के आप डॉक्यूमेंट्स या उनके स्पीचेस को बहुत ध्यान से देखें तो बहुत ही क्लियरली जो 2 वैचारिक फ्रंट्स हैं, एक जिसे कांग्रेस लीड कर रहा है, वो इंडिया को आप कह सकते हैं, और दूसरा जिसे बीजेपी लीड कर रहा है, बहुत ही क्लियर वैचारिक प्रतिद्वंदिता आपको चुनाव के दौरान देखने को मिली। और वो वैचारिक प्रतिद्वंदिता अब आपको संसद के भीतर भी दिखेगी। और जैसा कि दोनों लोगों ने कहा, क्योंकि पहली बार विपक्ष को इस तरह की ताकत हासिल हुई है लोकसभा के अंदर, तो एक तो उनको अपने 10 साल का मलाल होगा कि सबने हमारा मजाक उड़ाया, हम पे तंज कसा। तो एक जो व्यक्ति के अंदर, किसी भी व्यक्ति, सिर्फ ये नेता पे ही नहीं लागू होता है, जब वो एक बार ऐसी दौर से गुजरता है तो कई बार वो बहुत ही जो वापस देना चाहता है तो उसी लहजे, उसी भाषा में देना चाहता है। तो आप ये देखेंगे कि शायद विपक्ष और खासकर राहुल गांधी शुरुआती दिनों में काफी अग्रेसिव होंगे सरकार से टकराव लेने के लिए। और इसका कारण ये भी है कि ये जो नतीजे आए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या समझती है कि उनको अगर कुछ फायदा या नुकसान इन नतीजों में हुआ है 2024 के चुनाव में, तो इन किन कारणों से हुआ है। और मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा देखने को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन नतीजों को बहुत ही लोकल फैक्टर्स की वजह से उसे हार मिला। ये उनकी रीडिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा चुनाव का आकलन है, उनकी रीडिंग ऐसी है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि वो लगातार एक तरह से ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल है, कंटिन्यूटी रहेगी, और हम पहले जैसे संसद को चलाते रहे हैं या हमारी नीतियां जैसी रही हैं, हम उसी पर कायम रहेंगे। बहुत ज्यादा ढील देने का या विपक्ष की तरफ हाथ बढ़ा के साथ लाने की कोशिश नहीं होगी। और विपक्ष की रीडिंग ये है इस वर्डिक्ट से कि हमने, क्योंकि पिछले 2 सालों में सरकार की नीतियों को, सरकार के नेता को और समाज में जो भी हो रहा है उसको लेकर एक अग्रेसिव ढंग से सरकार से टक्कर दिया है, इसी वजह से हमें जनता ने वोट किया है और हमें कंटिन्यूअसली उस अग्रेसिव पोस्चरिंग को सामने रखना है। तो ना कि, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ना कि सिर्फ संसद के अंदर, पर आप संसद के बाहर भी अब आप ज्यादा मोबिलाइजेशन देखेंगे। और उसके कई कारण, मतलब सिर्फ ये विपक्ष का ताकतवर होना ही नहीं है, पर संसद के अंदर उनकी सीटों का, पर सोशल फॉल्ट लाइंस हमारे समाज की पिछले कुछ समय में, खासकर कोविड के बाद से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है या कास्ट को लेकर एक नई जो राजनीति होने वाली है, उन सब को लेकर आप संसद के बाहर भी ज्यादा हंगामा देखेंगे। और शायद विपक्ष चाहेगा कि इन सब मोबिलाइजेशन के वो फ्रंट पर आए और अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करता जाए। मैं फाइनल बात ये कहना चाहूंगा, देखिए संसदीय प्रणाली में सरकार के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है संसद को चलाने की। मैं ये नहीं मना कर रहा हूं कि विपक्ष की भी जिम्मेवारी है और उसे भी संसद सरकार के साथ मिलकर
एक जो भारत को विकसित रास्ते पे ले जाने की प्रक्रिया है उसमें साथ बढ़ाए, पर पहला हाथ सरकार को बढ़ाना होगा विपक्ष की तरफ। अगर वो नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये गतिरोध और बढ़ता जाएगा। आप बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट कह रहे हैं वर्मा जी कि कौन पहले ब्लिंक करे। अब मान लीजिए आपकी बात एकदम सही है कि सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है कि वो सदन को चलाएं बढ़िया तरीके से, और एक मजबूत विपक्ष अगर सामने बैठा था आप उसको उतनी तवज्जो दें और उनका उतना ही सम्मान और एकोमोडेशन होना चाहिए। लेकिन देखिए आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वैचारिक लड़ाई होगी। अब लक्षण देखिए आप, प्रधानमंत्री जी जब पहले दिन जहाँ शपथ के लिए सब लोग जा रहे थे, 24 तारीख थी वो, तो उन्होंने क्या कहा, आज 24 जून है, कल 25 जून है, और 25 जून को इमरजेंसी लगी थी देश में। तो संकेत तो उसी दिन दे दिए थे, और आज देखिए लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी पहले कहा 2 मिनट मौन रखेंगे हम। तो तेवर में तो किसी की कमी नहीं आ रही है सर। जो बात हम लोग सोच रहे हैं वो लग नहीं रहा कि बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सब कार्यक्रम चलेंगे, और सड़क पर लड़ाई ज़्यादा दिखेगी हमको लगता है। क्या वैसा ही होगा वर्मा जी? हाँ बिल्कुल। मतलब आप देखिए 19 से 24 के बीच पे भी स्ट्रीट लेवल मोबिलाइजेशन बढ़ गई थी। आप देखेंगे कई बड़े बड़े मोबिलाइजेशंस हुए, जैसे कि आप किसान के मुद्दे पे, सीए एनआरसी पे हुआ, स्टूडेंट्स का रोहित वेमुला को लेकर, और जेएनयू जामिया में अलग ढंग की, ये पिछले 4-5 सालों में आपको एक लगातार मोबिलाइजेशन देखने को मिली। जो अब तक मोबिलाइजेशन हो रही थी उसका कारण ये था कि पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन ऐसा लग रहा था कि जो समाज के अंदर ग्रीवियंसेस है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है और उसे पार्लियामेंट में अच्छे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि ये सारे इंडिपेंडेंट मोबिलाइजेशन हो रहे थे बिना किसी डायरेक्ट पार्टी सपोर्ट के। अब आपको उसमें एक बदलाव दिखेगा, जहां पे क्योंकि इस इलेक्शन के दौरान उनमें से कुछ एस्पिरेशंस को ऑपोजिशन पार्टीज ने एब्जॉर्ब किया है, तो दोनों तरफ से, ग्राउंड से, क्योंकि वहां पे एक एंजाइटी है अलग अलग चीजों को लेकर, और क्योंकि विपक्ष मजबूत हो गया है, अब उसे लगेगा कि दिल्ली दूर नहीं है, वो भी इन मोबिलाइजेशंस को अपनी तरफ से तवज्जो देने की कोशिश करेगा। तो आप संसद के भीतर और बाहर दोनों बढ़ता हुआ गतिरोध देखेंगे, और ये हमारे लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। जी हर्षवर्धन जी, क्या राहुल जी अपनी नई जिम्मेदारी में ज़्यादा संजीदा दिखेंगे, या सत्ता पक्ष थोड़ा सा नरम पड़ेगा एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए? आप देखते हैं, ये मूल सवाल मेरा ये है, या फिर और ज़्यादा संघर्ष दिखेगा? क्योंकि जो अभी संसद में तो ठीक है, हम तो बहस इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि आज का ये इवेंट है, लेकिन असली लड़ाई तो सब सड़क पे चलेगी, वैचारिक वाली। और बहुत सही बात राहुल जी ने कही कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज रेज्ड हो गए हैं पिछले 5-8 सालों में जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही नहीं सकता। हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है आपको? एक तो एक नीरज जी, देखने का तरीका राजनीति को हम लोगों को थोड़ा बदलना चाहिए। 234 जगहों पर सत्ता में है विपक्ष, सांसद सत्ता होती है। ये पहले हम लोग कई बार भ्रम में कई चीजों को बात करते हैं। ये जो स्ट्रीट मोबिलाइजेशन होता है, ये जो कहते हैं ना, वो कब होता है? जब हम कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी है, तानाशाही चल रही है, सारे के सारे विधायक सांसद सब एक ही पार्टी के, तब बात समझ में आती है। तब आप जब समझाते हैं तो सामने वाले को लगता है हाँ यार बात तो ठीक है। लेकिन जब आपका सांसद होगा, आपका विधायक होगा, आपकी कई राज्यों में सरकार होगी, तो फिर ये बात नहीं समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी? तेलंगाना में बीआरएस के 5 विधायक तोड़ लिए हैं कांग्रेस ने, जहां ताकत मिली तोड़ के सारा संविधान डाल दिया, उसको रद्दी की टोकरी में संविधान डाल दिया, वरना माथे से लगाए घूम रहे थे। 5 विधायक तोड़ दिए। खबर आ रही है कि जुलाई तक 15 तोड़ देंगे। यानी कांग्रेस जहां थोड़ी ताकतवर होती है वहां सामने वाली पार्टी को खा जाती है। और यही वो चरित्र है जो 26 जून और 25 जून की याद दिलाता है। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने सुबह 8 साढ़े 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे कहा था कि आपातकाल लग गया। तो आज तो स्वाभाविक है, सदन का पहला दिन था, सदन को याद करना ही चाहिए था। लेकिन शायद ये बैक बर्नर पर रखा जाता। कैसे रखा जाता? जब राहुल गांधी और सारे लोग, क्या कोई वजह थी
कि सदन शुरू हो रहा था, नई सरकार बनी थी, उस सरकार को स्वीकार करते। सरकार की ही जिम्मेदारी होती है बहुत बड़ी कि वो सदन चलाए, लेकिन जो विपक्ष में चुनकर आया है वो माने तो सही कि सरकार बनी है। आज की तारीख तक राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि अरे ये तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई, मोबाइल पे ओटीपी आ गया, नहीं तो हम इतनी सीट पे होते, वो होते 100-150 पर। यानी आप जनमत का जो स्वीकार करना है वो अभी तय नहीं कर पा रहे। लेकिन इसका ब्राइट साइड क्या है, अच्छा पक्ष क्या है? देखिए, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बने थे तो राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच की जो बात निजी होती है उसको सार्वजनिक कर दी। नहीं किया जाता है सार्वजनिक, क्योंकि तभी तो विरोधी लोग भी बैठते हैं ना, तो कहते हैं कि खराब से खराब लोग भी बैठते हैं तो एक दूसरे की बात कभी सार्वजनिक नहीं करते। राहुल गांधी ने बचपने में कर दी। अब वो एलओपी बने तो टी शर्ट से बढ़िया कुर्ते में आ गए, थोड़े भले मानुस लग रहे थे, अच्छे बच्चे की तरह आए, और अच्छे बच्चे की तरह लीडर ऑफ द हाउस के पीछे पीछे, स्पीकर के पीछे पीछे वो चलते हुए दिखे। कुछ कदम चले हैं, अभी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना कि लड़का सुबह से निकला, घूम टहल के आया, बढ़िया बाइक में तेल डला लिया, घर में सब कुछ खराब लग रहा है, जिस दिन घर की जिम्मेदारी हो गई, शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, तो उसका दिमाग दूसरी तरह से चलने लगता है। वही बच्चा जिसके बारे में कहा जाता है कि अरे ये तो दिन भर आवारगी करता है और कुछ करेगा नहीं। मैं किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है तभी तो। मैं एकदम से अभी नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, राहुल गांधी उसी अंदाज में रहेंगे। आक्रामकता भी कब होती है? मायावती कहती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चार फिर कहीं नहीं, हाथी नहीं गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। लालू यादव कहते थे भूरा बाल साफ करो, अब भूमिहारों के दरवाजे जा जाके तेजस्वी करे कि ना ना भैया तुम ही माई बाप हो। राजनीति में कई बार जब आपकी जमीन एकदम खिसक जाती है तो आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं, लोकतंत्र ऐसे ही आकार लेता है। आप सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश में 37 और 6 उनके सांसद हो गए, पहले से 111 विधायक हैं उनके पास, ठीक है, कांग्रेस के तो 2 ही हैं। तो मुझे लगता है कि देश भर में अब बहुत बड़ी सत्ता में है विपक्षी पार्टी। अब जब वो इस तरह का आंदोलन या मूवमेंट की बात करेंगी तो उनका कैसा व्यवहार है वो भी परखा जाएगा, और सदन में क्या वो इसका उपयोग जनता के हित के मुद्दे उठाने के लिए करेंगे, या कहेंगे कि संविधान बचा रहे। भाई संविधान बचा तभी ना आप वहां हैं। संविधान बचने का प्रमाण ही है कि आप संसद में मौजूद हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं कराएगा, नरेंद्र मोदी ने सब खत्म कर दिया है, ऐसा एक बात बताओ आप मुझे। तो मेरा ये मानना है ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा अवसर। अगर इस अवसर का उपयोग करेंगे तो आगे राजनीतिक तौर पर उन्हीं को सबसे ज्यादा लाभ होना है। और मेरा ये मानना है कि भाई आप चाहे 40 में सदन वॉकआउट कर जाए या 250 में कर जाए, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा जो एलोकेशन ऑफ टाइम डिबेट के वक्त, देखिए, बहुत ज्यादा आप बोलेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। सत्ता जो होती है ना, माया महाठगिनी होती है। जब भाजपा सत्ता में है तो उसने भी तो ही किया ना सर। महाराष्ट्र में आइए, देखिए राजनीति का कीमा बना दिया उन्होंने। इतने पार्टी तोड़ी, हमको पता नहीं रहता कौन वाला असली वाला है कौन नकली वाला है। गोवा में किया, तो जिसके पास सत्ता आती है, तेलंगाना में आज अगर रेड्डी जी कर रहे हैं तो सत्ता का चरित्र है। अब ये भारतीय जनमानस ने स्वीकार कर लिया है कि सत्ता ऐसे ही चलती है। तो आप एक मिनट सवाल पूरा कर लो। चूंकि उनके पास 233-34 सांसद हैं, कई राज्यों में सरकार है, और वो केंद्र के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तो इसमें आप दोष कैसे देंगे बताइए? सत्ता का चरित्र है, लेकिन हर पार्टी का एक बेसिक होता है। अब कोई माने या ना माने, हो सकता है नरेंद्र मोदी अमित शाह अभी भी ना माने, इतने लोग कह रहे हैं, सब समझा रहे हैं, फिर भी ना माने। क्या आपको लगता है कि मतलब इतनी बढ़िया वेव पूरे देश में चल रही थी, क्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बंगाल में ही निपट गए? हर जगह देखिए अपने जो बुनियादी मूल्य हैं उससे हटे। लग ये रहा था हम जैसे लोगों को, हम जैसे लोग गलत साबित हुए, हम जैसे लोगों को लग रहा था कि नहीं पार पा जाएंगे, लेकिन बुनियाद दर की, बुनियाद खिसकी तो उत्तर प्रदेश में वहां हार गए जहां कल्पना नहीं थी। बुनियादी मूल्य खिसके। महाराष्ट्र में जो पार्टी शिवसेना को छोड़कर 122 और 105 विधायक जिसके हो जाते हैं, पैन महाराष्ट्र अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देखिए क्या नुकसान हुआ उसका। अब आप अब भी स्वीकार नहीं करें। और राजस्थान जहां कोई लड़ाई ही नहीं थी, वहां पर 1-2 सीटों से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, तो आपको ये समझना पड़ेगा मोदी जी के नाम पर खंभा खड़ा कर देंगे और वो चुनकर आ जाएगा,
इससे बाहर निकलना पड़ेगा। लोकतंत्र में लोक के बीच में एक मानस तैयार होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आज अचानक कोई बात हमने कही और वही हो जाएगा, ये नहीं है। वो डिक्टेटरशिप में होता है। लोक में लोक मानस बनाने के लिए लोकतंत्र में कोई बात चलती है 4 बार 6 बार 10 बार, वैसा होता हुआ दिखने लगता है तो पब्लिक मानने लगती है। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कह रहा हूं कि वो अगर इसको स्वीकार करेंगे, इसको लोकतंत्र में ऐसे ही तो होता है। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, अब विपक्ष के पास वो वाला अवसर नहीं कि भैया हम तो है ही नहीं है, हमारे पास तो सांसद ही नहीं है, हम क्या करें, हमारे पास सरकार नहीं। अब आपके पास सरकार भी, जैसे इसी में उदाहरण दीजिए ना, एक लाइन बोल देता हूं सिर्फ। आप कह रहे थे डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर, नेहरू जी ने तो ये परंपरा रखी नहीं थी, और किसी भी विधानसभा में जहां कांग्रेस है, एक जगह उसने डिप्टी स्पीकर भाजपा को दिया होता है, विपक्षी को। आज एकदम चौड़ा सीना कर कहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करती। हर्षवर्धन, अच्छा हुआ कि आप इस तरफ ले आए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर के बिहेवियर को कितनी देर तक हम डिस्कस करेंगे। विजय जी, सत्ता या राजनीतिक दलों का जो मूल चरित्र है, अब हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि समझ लें बदल लें, क्या आपको लगता है ये बदलेंगे? दोनों दलों के लिए, मैं किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिस मूल चरित्र से सरकार चलाई गई पिछले 10 साल, जिस मूल चरित्र से विपक्ष ने या राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी ने विपक्ष बनाया, आपको लगता है कि अब चूंकि 234 सीट आ गई हैं या 293-92 है, तो अब थोड़ा सा नरम पड़ जाएंगे और चलेगी ना? कि कैसे चलेगी? आप अपना बेसिक कैरेक्टर छोड़ देंगे क्या? देखिए, हर्षवर्धन जी ने जितने सुझाव दिए वो बहुत अच्छे सुझाव है, लेकिन क्या ये मानेंगे ये सत्ता के चरित्र में शामिल है क्या? सत्ता के चरित्र की पहली खासियत है कि वही सही है, समझे? और वो आपने इन चुनावों में देखा। आप एक गारंटी को लेकर पूरा चुनाव लड़ रहे थे, आप एक पूरे चेहरे को चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये नतीजे के बाद ये सारी चीजें हुई है, नतीजों के बाद तो ये साफ हो गई, लेकिन नतीजों से पहले चुनावों के दौरान भी ये बात हो रही थी कि इलेक्शन लोकलाइज हो रहा है, अलग अलग इश्यूज पर चर्चा हो रही है, अलग अलग जातियों को लेकर चर्चा हो रही है, जातिगत आरक्षण को लेकर बात हो रही है। लेकिन आपने कहा कि जो गारंटी है वही सबसे 100% गारंटी है जीतने की। इसलिए सत्ता के चरित्र, या राहुल जी जिस तरह से कर रहे थे पूरी की पूरी लड़ाई को, और अकेले वो सब चला रहे थे, अगर वो सबको लेकर चल रहे होते, नीतीश कुमार जी अगर नहीं गए होते, आरएलडी के जयंत चौधरी जी अगर नहीं गए होते, कुछ और पार्टियां आ जाती, ममता बनर्जी से उनकी दोस्ती ठीक से हो जाती, आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल साहब के साथ जैसे दिल्ली में लड़े वैसे पंजाब में भी लड़ लेते, तो क्या सब कुछ बदल जाता? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जो सत्ता का चरित्र है उसमें सबसे पहली बात यह है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब जब आप ब्रह्मा हैं, आपका विराट स्वरूप है, तो उसको कैसे बदलेंगे, उसको कैसे? और ये आप जो सवाल कर रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी सुझाव दे रहे हैं, वो मेरे अहम को, अहंकार को, ईगो को चोट पहुंचाता है। कि आज हम हार गए तो आप मुझे सुझाव दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, या आज हम सरकार नहीं बना पाए तो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। वो जो ज्ञान लेने का जो ईगो पर चोट होती है ना, वो उसे स्वीकार नहीं होती। और इसीलिए सत्ताओं के चरित्र जो है ना बहुत जल्दी नहीं बदलते। और आपने ठीक कहा कि सत्ता का चरित्र, अब वो तेलंगाना का जिक्र करो, चाहे वो मध्य प्रदेश का जिक्र करो, वो गोवा का जिक्र करो, वो और बहुत सारे राज्य हैं, कितने राज्यों का जिक्र करो। कांग्रेस ने राजस्थान में क्या किया था, बीएसपी के एमएलएज को शामिल किया था, महाराष्ट्र में क्या हुआ है। तो ये सब सत्ता का एक चरित्र है, इसमें व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब विचारधारा क्या बची है? विचारधारा कुल मिलाकर जो बदली है हिंदुस्तान में, वो विचार, एक जमाना था जब हम लोग कवर किया करते थे तो एक पार्टी का नारा था चाल चरित्र और चेहरा। आज विचारधारा चाल चरित्र और चेहरा है क्या? आज विचारधारा है विनेबिलिटी। विनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसमें अजीत पवार करोड़ों के घोटाले के बाद भी हो तो भी आ जाने चाहिए, अशोक चौहान भी आ जाने चाहिए, जितेंद्र प्रसाद भी आ जाना चाहिए, प्रफुल्ल पटेल भी आ जाने चाहिए, या और दूसरी तरफ भी बहुत सारे बात होनी चाहिए। आज ही बहुत कंट्रास्ट दिख रहा था कि इमरजेंसी पर प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के साथ वो लोग थे जिनके पेरेंट्स या जो बड़े लोग थे वो जेल गए थे। मुलायम सिंह यादव जेल गए थे। मीसा भारती को तो शायद याद ही नहीं होगा कि उनका नाम लालू यादव ने मीसा क्यों रखा था, ठीक है। या स्टालिन साहब को पता है कि करुणानिधि को गिरफ्तार किया गया था। तो राजनीति के चरित्र में सबसे बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी। पावर जो है ना वो सबसे बड़ा फैक्टर है। पावर को किसी भी तरह से अपने कब्जे में रखना, और कब्जे में नहीं है तो उसे हासिल करना, उसके लिए जो भी किया जाए वो एक बड़ा चरित्र में बदलाव आया है हमारी हिंदुस्तान की राजनीति। ये सामाजिक चरित्र में भी आया है, लेकिन राजनीति में बड़ा बदलाव आया क्योंकि वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे रोल मॉडल हैं। आप वाजपेयी जी का भाषण सुनिए,
विश्वास मत पर, जिसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा जो भ्रष्टाचार से बनी हो, और उसके अगले चुनाव में वो 1 वोट से हार जाते हैं। और आज आप क्या कर रहे हैं कि आप सत्ता बनाने के लिए कितने विधायकों की तोड़फोड़ कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो ये मूल चरित्र में बदलाव आया है। आप पहले कहा करते थे कि जो विचारधारा है जी, हम लोग बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कही, मैं इसी को लेना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वाजपेयी जी ने आदर्श की स्थिति रखी कि मैं ऐसी सत्ताएं चलाऊं, वो गिर गए, वो सरकार बना भी नहीं पाए, हार भी गए। लेकिन एक दूसरे तरह की सत्ता है जो आप कह रहे हैं कि पावर में बने रहना, युद्ध जीतने के लिए युद्ध मैदान में रहना जरूरी है। अब आप युद्ध मैदान से बाहर ही चले जाएंगे तो फिर युद्ध कैसे जीतेंगे? ये जो बदलाव है ना, अब इसमें देखिए जी, उसको मुझे ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल मैं कह रहा हूँ कि क्यों बदलना चाहिए किसी चरित्र को। राहुल जी ने अपना चित्र बदला क्या 10 सालों में, लेकिन उन्होंने उसी चरित्र के दम पर 234 सीट बना के ले आए विपक्ष। तो कोई आदमी क्यों बदलेगा? अब मैं ये एस्टेब्लिश करूंगा, इसके बाद मेरा आगे का जो डिस्कशन है वो है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं बदलने लग रहा मुझे। विजय, छोटा जवाब, फिर आशुतोष आता हूँ आपके पास। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि महाभारत का एक प्रसंग याद आता है कि महाभारत में अर्जुन जो है बार बार सवाल कर रहे हैं कृष्ण से, श्री कृष्ण से, कि भाई ये आप क्या बात कर रहे हो, ये तो धर्म के अनुकूल नहीं है, किसको मारना है, ये भाई है, या ये इसको मारना है, इसको इस तरह से नुकसान पहुंचाना, ये सब बातें। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि धर्म के अनुसार चलना तब संभव होता है या तब ठीक होता है जब सब लोग धर्म से चल रहे हो। जिन लोगों के उदाहरण अर्जुन ने दिए उन सबका बैकग्राउंड श्री कृष्ण समझाते कि उन्होंने किस तरह से छल कपट किया था। तो सबसे जरूरी है युद्ध जीतना। अब वो व्यवस्था बन गई है। अब युद्ध जीतने के लिए विचारधाराओं में केवल एक ही विचारधारा बची है कि युद्ध जीतना है। अब ये आप किसी भी तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं, बाकी बात मैं क्या समझाऊं आप। जी हर्षवर्धन जी, बहुत छोटा सा रखिए कमेंट। हाँ, नहीं देखिए, मेरा काम विजय जी ने आसान कर दिया। हाँ। जब आप कहते हैं कि आइडियोलॉजी से विनेबिलिटी की तरफ चले गए, तो विनेबिलिटी पे जब असर पड़ने लगता है तो फिर आइडियोलॉजी पे लौटते हैं। इसको भी समझिए। अगर विनेबिलिटी का पीक हो जाता है, हर चीज अच्छा तिकड़म कर लेंगे, हर चीज अच्छा तोड़ लेंगे, हर चीज अच्छा किसी को दबा लेंगे, तब आपको ध्यान में आता है कि रिवर्स लग गया। जो आपके साथ, जिसको हम कहते हैं ना सबसे मजबूत जो सिपाही खड़े थे, जो कहते थे अच्छा ठीक है यार, जीतने के लिए कर रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा सा छल कपट कर लिया। और इन्हीं मोदी जी ने, इन्हीं अमित शाह ने देखा है ना भाई कि गिरधर गमांग को मुख्यमंत्री रहते हुए भी सांसद के तौर पर वोट दिला दिया गया। वो तो कितनी अनैतिकता थी, लेकिन उस अनैतिकता के जरिए बार बार ये होता रहा। तो मुझे लगता है कि इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरकार के बनाने के लिए जो करना पड़ता है वो सत्ता में बैठे लोग करेंगे, हम लोग टीवी पर कुछ भी बहस करें। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, जब मूल आधार, वहां बुनियाद पर दिक्कत होती है, तो फिर आप कितना भी बढ़िया महल बनाते रहे, उसमें मुश्किल आने लगती, और वहीं जाके आपको थोड़ा सा पीछे खड़े होकर देखना पड़ता। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी और आक्रामक होंगे, आज उसका एक उदाहरण मिल गया, इमरजेंसी वाला जो रेजोल्यूशन आया। लेकिन उस आक्रामकता के साथ अपने नट बोल्ट दुरुस्त करने के लिए भी नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में, लोग उनको मानते हैं कि तानाशाह हैं, जो फैसले ले लेते हैं, पलटते नहीं। जितना वो तेजी में पलटते हैं, और वो पलटना उस तरह का नहीं होता कि आपको दिखता है, लेकिन जिसको कोर्स करेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, सुधार कहते हैं, वो उस तेजी में करते हैं जो लोगों को दिखता नहीं। और शायद यही वजह है, और मैं तो ये भी मानता हूं कि इस चुनाव में शायद उतने सुधार वो नहीं कर सके, इस चुनाव में शायद उतने सुधार नहीं कर सके। और मैं तो ये भी मानता हूं, अभी जो विजय जी ने एक बात कही ना, सही बात है, अगर नीतीश जी, ममता जी, जयंत चौधरी ये सब एक साथ होते तो शायद परिणाम उलट होता। लेकिन जरा आप सोचिए, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी शाह ने वो कर दिखाया जो ये लोग नहीं समझ पाए। तो राजनीति में तो आप अपनी जगह ही खड़े रहते हैं। लेकिन क्या हर्षवर्धन जी, कई बार क्या होता है ना कि मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी में थोड़ी सी चेंज करके आदमी चुनाव हार या जीत लेता है। ये सर हिला रहे हैं, मैं राहुल जी से ये सवाल लेता हूँ, फिर शिवकांत जी। कोई राजनीतिक दल अपनी आइडियोलॉजी थोड़ी बदल रहा है, सब मूल पे उसी पे खड़े, खाली चुनाव के समय अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज कर लेते हैं। टिकट कैसे देना है, किसको देना है, कौन सा इशू ज़्यादा रेस करना, वो इशू जेन्युइन है कि नहीं है, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है। राहुल जी, पॉलिसी में चेंज थोड़ा सा कर लिया जाए, स्ट्रेटजी बदल ली जाए, काम हो जाएगा अपना। कौन राजनीतिक दल अपनी विचारधारा बदल के आज तक खड़ा हुआ है सामने? सब वही से हैं। तो मैं 2-3 बातें कहूंगा। एक तो पहली बात ये ना कि सत्ता के लिए जो
छल कपट, हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो हमेशा से होते आए रहे हैं। हर पार्टी करती रही है और चलती रहेगी। सत्ता की एक अपनी नियति और निमत्ति होती है, उसको हमेशा फॉलो किया जाएगा। पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना ये मान के चला जाता है कि आप भले इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक दूसरे को हमला करेंगे, चार बातें कहेंगे, गालियां देंगे और सरकार बनाने के लिए अलग थलग जोड़ तोड़ करेंगे, पर एक ना मर्यादा बनी रहनी चाहिए, कुछ आपसी दिखावा बने रहना चाहिए, एक ऐसी एक लकीर होनी चाहिए जिससे हाथ बढ़ा के एक दूसरे को साथ में लिया जा सके। मेरे ख्याल से क्या रहा है कि पिछले आप देखेंगे, खास तौर से इसे मैं पिछले 15 या 20 सालों की राजनीति का एक परिणाम मानूंगा, जहां पे जो एलीट कॉम्पैक्ट था कि किस तरह से दोनों दल आपस में लड़ते हुए भी कुछ बातों पर सहमति बनाएंगे, शायद वो पार्लियामेंट्री कैंटीन में बैठ के आपस में बात करेंगे अच्छा कि क्या तरीके से कोई चीज करी जानी चाहिए, वो कॉम्पैक्ट टूट गया है। अब हमारे पास जो बातचीत करने के लिए जो दोनों तरफ के ऐसे नेता हो सकते थे, जिसे हम लोग कहते थे कि बैकरूम कुछ नेगोशिएशंस होते थे, अब वो बैकरूम नेगोशिएशंस का समय चला गया है। जिसे कहते हैं ना राजनीति में ग्लव्स आर ऑफ, अब ये बिल्कुल एक तरह से नेकेड लड़ाई है और इसका ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज की एक अपनी मूलभूत विचारधारा होती है, उस विचारधारा पे जो बड़ी बड़ी रेटोरिकल बातें होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, पर जब आप ये स्ट्रैटेजिकल या टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो आप वहां पे आइडियोलॉजी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं, और शायद यही चीज हर्ष जी और विजय जी उल्लेख करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं जो पहले शुरू में कह रहा था, और ये मेरी फाइनल बात है, कि इस चुनाव का अगर आप देखेंगे, जो पहले 2 दौर तक ये बहुत क्लियर हो गया था। देखिए 14 का चुनाव जब हो रहा था तो उसमें आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे, पर उतने फोर पे नहीं आए थे। वो इस वजह से नहीं आए थे कि एक एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार और इन सब मुद्दे ज्यादा हावी हो गए थे 14 के चुनाव पे। 19 के चुनाव पे सरकार का कामकाज और खास तौर से नेशनलिज्म, पुलवामा, बालाकोट, उन्होंने जगह बना ली थी। ये चुनाव में जब ये अप्रैल मई का महीना आया, तो आते आते जो गूढ़ मुद्दे थे दोनों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री का भाषण बांसवाड़ा में सुनेंगे तो वो एक आइडियोलॉजिकल कोर की तरफ चले गए, और कांग्रेस पार्टी लगातार अपने आप को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इन सब चीजों पे बात करने लगी। यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स में चेंजेस कर रही है। अगर आप ये देखेंगे सारे मुद्दों पर, चाहे वो रिजर्वेशंस की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने 1952 से लेकर 2006 तक उसका कभी क्लियर कट पोजीशन नहीं था कि वो रिजर्वेशंस पे क्या करेगी। काका कालेलकर का रिपोर्ट आया था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट 1989 पे आया था, कांग्रेस ने रिजर्वेशंस पे कोई पोजीशन नहीं ली थी, आज उसने एक पोजीशन ली है। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स वीक हो गई है, और अब उसके पास वो जगह है ऑक्यूपाई करने की। तो एक आइडियोलॉजिकल मूव कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर रही है। अब उसमें सफल होगी नहीं होगी ये अलग बात है, पर पार्टियां अपने विचारधाराओं से एक लंबे स्पैन में, क्योंकि अब हम 5-10 सालों की बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर आप प्री इंडिपेंडेंस छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा थी 52 से इमरजेंसी के बीच में, वो थोड़ी कमजोर हो गई थी। आप 1977 और अगर आप 90 का 2000 का दशक देखें, राहुल गांधी ने पिछले 2-3 सालों में कांग्रेस पार्टी को एक नई विचारधारा देने की कोशिश करी है, या क्लैरिटी देने की कोशिश करी। अब इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना शिवकांत जी, इसके बाद आपके पास आऊँगा, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें। जैसे एक उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं, इसको किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़ा जाए। दो तरफ के समर्थक हैं, पत्रकारों के बीच में भी, विद्वानों के बीच में भी, है ना, नॉट इन दिस पैनल, जिनको आप मानते हैं कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और संजीदा है, कोई बहुत पक्ष नहीं, लेकिन उनको 3 क्वेश्चंस में कुरेद दीजिए तो उनका असली रूप सामने आ जाता है। तो मैं इस पर थोड़ा सा राहुल जी आपसे बताया नहीं है मेरा, कि बहुत कोर में चेंज हुआ है, स्ट्रेटजी बदल जाती है।
तो कांग्रेस ने भी अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, लेकिन आप उनको कुरेदिए तो अभी वहीं कोर में खड़े हुए दिखते हैं कि हाँ वो उसी टाइप में है। और जिस तरह से इस समय पिछले 8-10 सालों में एकदम विजिबल डिवाइड दिख रहा है देश भर में, वो मतदान में भी हम लोगों को दिखा है। खैर, छोटा सा ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा ये हो रही है कि अब कामकाज आगे कैसे चलेगा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री जी नेता सदन के बीच में कैसे संबंध रहेंगे, कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा। शिवकांत जी, हम लोगों ने सर बहुत सारी चर्चाएं की और इस चर्चा के बाद अब ये एक लॉजिकल सवाल बनता है कि जहाँ पर वैचारिक इतने मतभेद हैं, डिवीज़न है, साफ साफ दिख रहा है, तो पॉलिसी लेवल पे जब काम होगा, कई ऐसे नियुक्तियाँ होती हैं जिसमें राहुल जी का इंटरवेंशन होगा LOP के जरिए, तो आपको लगता है कि यह सब आसानी से होगा या हर चीज़ में अड़ंगा लगेगा? जायज़ नाजायज़ वैल्यू जजमेंट तो हमको करना ही नहीं है। लगता है आपको कि काम वाम होगा ठीक ठाक से पॉलिसी लेवल पर? इसमें दो बातें हैं। एक तो उनको अभी तक समितियों में बैठ करके फैसला करने का अनुभव नहीं है, इस वजह से उनके कई बयानों से ऐसा लगता था कि वो एक तरह से विचारधारा के आधार पर थोथे बयान देते आए हैं। लेकिन अब जब समितियों में बैठेंगे, चुनाव प्रक्रिया देखेंगे, उनको चुनौतियों के बारे में मालूम पड़ेगा, तो वो लगता है थोड़ा सा उनका जो ओपिनियन है, उनका काम करने का तरीका है, वो भी बदले, वो उससे कुछ सीखें। और अब इसके बाद जो उनकी प्रतिक्रियाएं होंगी वो मुझे लगता है थोड़ी सी भिन्न होंगी। दूसरी बात यह है कि हम पीछे काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि विचारधारा जो है वो टैक्टिकली रणनीति पार्टियां बदलती हैं, मूल विचारधारा नहीं बदल पाती। ऐसा नहीं है। समाज और देश के हालात बदलते हैं, उसके साथ साथ पार्टियों के स्टैंड भी बदलते हैं, और ये यूरोप में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है। तो भारत में भी जो पार्टियां बिल्कुल लचीलापन जिनमें नहीं है, जैसे कि वामपंथी पार्टियां हैं, वो साफ हो गई ना। उन्होंने अपनी विचारधारा में कोई समझौता नहीं किया, यही मूल कारण है उनका साफ होने का। इसी तरह जो किसानवादी और जो घोर समाजवादी पार्टियां थी, वो भी काफी हद तक उनका जनाधार खत्म हो गया है। तो अब बात यह है कि कांग्रेस, ऐसा लगता है पिछले 5 साल में जिस तरह के बयान आए हैं उसको लेकर के, जो वामपंथी जो आर्थिक नीति है वो एक तरह से कांग्रेस ने वामपंथियों से अपना ली है। तो वो और जो है वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते रहते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, विकास कैसे होगा, प्रगति कैसे होगी, इसकी बात कम करते हैं। जबकि मूलतः ये नारा लगाते हुए मोदी सत्ता में आए थे और रोजगार उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। उसको 10 साल से वो बिल्कुल ही भूल गए हैं। या तो वो उससे निपट नहीं पाए, उसके लिए कोई मतलब आवश्यक रणनीति जो वो बनाना चाहते थे वो बना नहीं पाए, वो हुआ नहीं। हुआ तो वो दिखाई नहीं दिया। मतलब लोगों को ये नजर नहीं आया कि ये सरकार ने किया और इसके करने से इतने सारे रोजगार पैदा हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ यूरोप में खास तौर पे सरकारों के साथ साथ ऐसी गैर सरकारी नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं जैसे अपने यहाँ चुनाव आयोग है, इस तरह की स्वतंत्र स्टैटिस्टिक्स की एजेंसियां हैं। उनका काम ये होता है कि सरकार और विपक्ष जो बजट की बातें करें, खर्चे और उसकी बातें करें, उसमें सही क्या है गलत क्या है उसके आंकड़े सबके सामने रखते रहें, ताकि एक रेफरिंग पॉइंट बना रहे। लोग मन मर्जी, जो भारत में ऐसा झूठ चलता है, कोई आंकड़े का कुछ अर्थ निकाल लेता, कोई कुछ निकाल लेता। तो इसकी बहुत सख्त जरूरत है और इसमें मुझे लगता है ये सरकार जो है पूरी तरह से फेल कर गई है। तो जो कुछ उसने किया वो समझा नहीं पाई। तो ये इस सरकार को भी थोड़ा सा अपने आप का, अपनी रणनीति बदलनी होगी और ये दिखाई लोगों को देना चाहिए या ये महसूस होना चाहिए कि रोजगार के बारे में कुछ किया जा रहा है। अब क्लाइमेट बहुत बड़ा इश्यू है, क्लाइमेट को लेकर के ये सरकार बहुत कुछ कर रही है, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के, लेकिन लोगों के गले तक लोगों को पता नहीं चल पा रहा है उसके बारे में। लोगों को ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि इसकी जरूरत क्यों है। पानी के लिए लोग प्यासे मरते हैं, यहाँ आंदोलन होते हैं, लोग जो है वो नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन पानी आएगा कहाँ से भाई? उसकी कोई नीति तो बनाएंगे आप। दिल्ली जो है वो प्यासी मर रही है, तो दिल्ली ने कोई तालाब बनाया पिछले 10 साल में, क्या किया? तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसपे दोनों पक्ष और विपक्ष को बैठ करके कुछ फैसले लेने पड़ेंगे।
सिवाय इसके कि हमें चुनाव जीतना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है और एक दूसरे की हेटी करनी है, इसके अलावा देश में और बहुत कुछ करना है। वो तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को कुछ देने के लिए तैयार होंगे। अब जैसे ये सभापति उपसभापति का मामला था, तो एक झुंझुना सभापति का पकड़ा देते, उसके बदले में आपको बहुत से जो है ऐसे फायदे हो सकते थे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कम से कम आप रिस्क तो लेते, आप कम से कम दांव तो चलते, आपने दांव ही नहीं चला। तो ये जो चीज है ना, ये एक अहम है। इनको असुरक्षा है कि हम कमजोर न पड़ते दिखाई दें, उनको ये असुरक्षा है कि हम जो है क्योंकि ताकतवर हो गए हैं, इसलिए अगर हम थोड़ी सुलह सहमति की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम तो कहीं भी नहीं आए। तो ये चीजें जो है दोनों पक्षों को सीखनी होंगी। विजय जी, मैं चाहता हूँ कि इस डिबेट को थोड़ा और उलझा दूं। मन कर रहा है मेरा। चुनाव किस पे लड़ा गया? संविधान बदल जाएगा, है ना, मंगलसूत्र छिन जाएगा, गाय भैंस खोल ली जाएगी आपकी, और इन सारी चीज़ों पे जो चुनाव लड़के आए हैं। यहाँ पे तक कहा गया चुनाव में हाईवे की ज़रूरत क्या है, चलने वाले कौन है, ये एयरपोर्ट क्यों बन रहा है फालतू में, गरीबों की मदद की जाए पहली चाहिए। ये सब मुद्दे चुनाव में थे जिस पे चुनाव लड़ा गया। अब इसका एक पैराडॉक्स देखिए आप, जीएसटी काउंसिल में सम्मति से बैठक होती है और सर्वसम्मति से फैसला होता है। बाहर निकल के तुरंत आप कहते थे हमारी तो सुनी नहीं जा रही है, अंदर फैसला करके आए। बाहर निकल के आप महंगाई का रोना रो रहे हैं और अभी कर्नाटक में डीजल पे वैट बढ़ा रहे हैं। तो जो प्रेमचंद वाली कहानी है ना कि जब आप उस कुर्सी पर बैठोगे तो आपका व्यू बदलेगा, वो स्ट्रेटजी बदल रही है, लेकिन चुनाव लड़ने और मूल वही है। कैसे सुलझेगा ये आप बताइए? ये थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल उलझा हुआ क्वेश्चन है और इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पैराडॉक्स है ना, यही तो हमारा पॉलिटिकल सच्चाई है ना। हाँ। और आप एक बात और मैं जोड़ दूं, आपने विचारधारा की बात की कि विचारधारा नहीं बदल रही, केवल स्ट्रेटेजी बदल रही है। हाँ। 2 उदाहरण मैं देता हूं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ के बाद जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे, उन्होंने क्या विचारधारा दी? गांधीयन सोशलिज्म की। लेकिन जैसे ही 94 में 2 सीटों पर आ गए तो विचारधारा पूरी तरह से बदल दी आपने। गांधीयन सोशलिज्म कहां है वो भूल गए। ठीक है, ये बड़ा उदाहरण है। आरक्षण को लेकर देखिए या राम मंदिर को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी या पॉलिसी क्या थी पहले कि ये मसला आपसी बातचीत से सुलझ सकता है, लेकिन कोर्ट से इसका कोई अधिकार नहीं, कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता। और जब आपकी सरकार आई तो आपने कोर्ट के फैसले के आधार पर इसको किया। इसके सही गलत पे मैं नहीं जा रहा, मैं बड़े बदलाव की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर एक ये मुद्दा चलाती थी कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। आज आप सबसे बड़े जातिगत सामाजिक आरक्षण के पैरोकार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी देख लीजिए। अभी बात हुई मंडल कमीशन की रिपोर्ट की, काका कालेलकर की रिपोर्ट की। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 80 में आ गई इंदिरा जी के पास, 90 तक आपने नहीं लागू की उसको। 1991 में राजीव गांधी जी का भाषण देख लीजिए जिसमें वो आरक्षण के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और वो आज जो है जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना, उस सब की बात कर रहे हैं। तो विचारधारा बदलती रहती है और ये भी बेहतर बात है कि समय के साथ आप बदलते रहें। जैसे वामपंथी नहीं बदले तो वो ज्यादा नुकसान में है। तो विचारधाराओं को बदलने में भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि हम इलेक्शंस जो है न विचारधारा से लड़ रहे हैं न उससे लड़ रहे हैं किसी फैक्टर पर, बल्कि हम लड़ रहे हैं परसेप्शन पर। परसेप्शन हमने ये बनाने की कोशिश की कि संविधान चला जाएगा, बदल जाएगा, ये सब होगा। उस परसेप्शन को आपने एक बड़े ग्रुप में शामिल किया, उसको असर दिखाया, उसका असर आपको फायदा हो गया। दूसरी तरफ हमने कहा कि मंगलसूत्र चुरा लिया जाएगा, भैंस चुरा ली जाएगी, ये सब होगी, उसका भी एक बड़ा फायदा हो गया। तो इलेक्शन तो सिर्फ परसेप्शन का है। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इशू आप करके और उलझा रहे हैं। हम केवल परसेप्शन, ये डमरू बजाया और ये परसेप्शन उलझाने में तो मजा, डमरू बजाया हमने। और अभी जो खेल देख रहे हैं, जब डमरू बजाकर खेल देख लेते हैं ना आप मदारी का, फिर उसके 3 मिनट बाद जब आप लौटते हैं खेल खत्म होने के बाद, तो आपको लगता है कुछ मिला नहीं यार, ये तो हम सब जानते ही हैं। सर यही तो सच है, परसेप्शन की लड़ाई में यही तो सच है। मैंने कहा ना, ये महंगाई रोना रो रहे हैं, कर्नाटक में डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। शिवकांत जी को क्रिएट करना चाहिए सर, बहुत छोटे में रखिएगा, समय एकदम कम है। शिवकांत जी बोलिए। आपने सवाल उनसे किया था विजय जी से, मैंने सोचा मुझसे किया था उलझाव वाला। अच्छा, ओके, कुछ नहीं किया। ओके 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 हर्षवर्धन, ये सवाल आपसे भी है, मैं इसको थोड़ा सा सकते हैं शिवकांत जी। मैं अपनी बात को देख रहा हूँ। आप लोग कह रहे हैं कि वामपंथियों ने नहीं बदला, तो आप देखिए किस स्थिति में है
क्या समाजवादी पार्टी ने अपनी विचारधारा में कोई बदलाव किया? आज भी उनकी राजनीति उसी कास्ट पॉलिटिक्स या रीजनल पॉलिटिक्स पे बनी हुई है। कांग्रेस की विचारधारा में क्या बदलाव आया? राम मंदिर गए क्या? वो नहीं गए, वो उसी पे चुनाव जीत के आ रहे हैं। बीजेपी की राजधारा में क्या बदलाव आया? या लालू यादव की पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आया? स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। अब मैं हो सकता है हम दोनों लोग एक ही बात कह रहे हो कि चुनाव जीतने के लिए थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटजीज चेंज हो रही हैं, और उसका असर देखिए आपकी जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में आने के बाद वो सब नहीं रह रहे हैं ना। फिर हर्षवर्धन भूल जाते। अनम्यूट करिए। जी आप लोग छोटा सा जितनी बात कह रहे हो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। जब आप पॉइंट्स में बोलेंगे तो अलग अलग लगेगा। किसी से भी कहा जाए थोड़ा इसको विस्तार दे दीजिए तो सब लोग पैनल में एक ही बात। अब जरा समझिए, चुनाव किस पर लड़ा गया? नरेंद्र मोदी तो चुनाव लड़े थे विकास पर, हिंदुत्व पर। जो मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का वो तो वही बता रहा था, उसमें ना हिंदू था ना मुसलमान था। राहुल गांधी कांग्रेस का मैनिफेस्टो था मुस्लिम अपीजमेंट का, मुसलमानों को खाने पीने कपड़े पहनने का अधिकार देने का, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ने का। हम लोग भूल जाते हैं चुनावी भाषण नहीं होता है, मैनिफेस्टो से तय होता है कहां खड़ी है पार्टी। और अब अगर इसको देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिक्रिया में मुसलमान वाला किया था उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, तो वो बैक टू स्क्वायर वन हो गए, पुनर्मुष्को भव। और लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था उसका लाभ हो गया, 52 से 99 पहुंच गई। अब दोनों को अपनी अपनी जगह, जिसको कहते हैं ना, अब उसको आप आइडियोलॉजी समझ लीजिए, स्ट्रेटेजी समझ लीजिए, वो उसको दुरुस्त करना होगा। और जहां तक रही बात की कौन कैसे काम करता है, तो भैया इसको आने दीजिए, और आने का इंतजार क्यों कीजिए? अडानी जी को ठेका भूपेश बघेल दिए, अडानी को ठेका अशोक गहलोत दिए, तो ये तो सिर्फ लोगों को बहलाने की बात है। अच्छा ये है हर्षवर्धन, समय एकदम समाप्त हो। मैं तो चाहता हूँ कि अब चूंकि काफी बड़े बहुमत के साथ विपक्ष में है तो चलना चाहिए संसद। मेरे तो सिर्फ दिल की इच्छा ये है कि सुचारू रूप से काम चले और देश के लोगों के हित का काम हो। बाकी ऐसी चर्चा हम लोग करते रहेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सभी लोगों ने रखा, राहुल जी ने भी खास तौर पर, कि ये जो वैचारिक डिवीज़न हुआ है ना, ये लड़ाई इतनी आसान या इतनी हल्की जो लग रही है अभी, ये बहुत गहरी है। संसद से लेके सड़क से लेके कूचे तक बहुत ज़ोर से लड़ी जाएगी नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।